चेतावनी देता हूँ बीजेपी लीडरशिप को कि आने वाले इलेक्शन में, इस विधानसभा इलेक्शन में विशंबर वाल्मीकि किसी गांव में तो जाके देखे, गांव वाले घुसने नहीं देंगे। इतनी ज़बरदस्त जो है इसका खिलाफत हो रही है, कभी किसी का ध्यान ही नहीं है। क्या स्टेटमेंट है वो? अगर पैसा लगाया है विधानसभा क्षेत्र में तो कहाँ है वो पैसा? दिखाई दे रहा है कहीं? कहाँ है? और अगर ये पैसा लगाया है तो किसी गांव में आके किसी परियोजना का शिलान्यास तो करे। कहाँ है पैसा? दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भवानीखेड़ा में बैठे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे चुनाव की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, तो धड़कनें जो हैं लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनकी बढ़ रही हैं। हमारे साथ कुलदीप ग्रोवर जी हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं भवानीखेड़ा से। रिटायर्ड ईटीओ हैं। जानने की कोशिश करते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है और भवानीखेड़ा के लिए क्या इन्होंने सोचा है, क्या प्लान है और कौन से मुद्दे लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं, कौन सी टीस थी जो इनको राजनीति में लेके आई। वो सब बातें चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार त्रिदेव जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुलदीप जी, सबसे पहले तो ये बताएं आप बेसिकली कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ऐसा है त्रिदेव जी, मैं बेसिकली तो सिवानी गांव से हूँ। मैं तो सिवानी गांव पहले भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, आजकल ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र में है जी। तो मेरी पढ़ाई लिखाई सिवानी में हुई, तत्पश्चात नौकरी में आ गया सेल टैक्स में और 31 मार्च 2021 को मैं बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। कुलदीप जी, बात करें आपके दावेदारों की, कांग्रेस के जो दावेदार हैं, अगर भवानीखेड़ा के दावेदारों की बात करें तो पूरा हरियाणा एक साइड और भवानीखेड़ा एक साइड। 78 के नियर अबाउट कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं, हालांकि प्रबल हैं। आपने दीपेंद्र हुड्डा जिस टाइम पे आए हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान काफ़ी भीड़ भी जुटाई और अपने आप को अलग खड़ा किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको पार्टी क्यों टिकट दे, आप औरों से अलग क्यों हैं, आप में खासियत क्या है? ऐसा है जी, ये जो है प्रजातंत्र है, यहाँ पर सभी को अधिकार है अपने अधिकार का जी। अधिकार मांगने का और अपना इच्छा पूरी करने का। यही जो है संविधान की परिकाष्ठा है। संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया है। जितने दावेदार 78 दावेदार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, 78 प्रत्याशी, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका 78 जितने भी ज़्यादा दावेदार दिखाई दे रहे हैं, इसका अभिप्राय अगर निकाला जाए तो फिर कांग्रेस एक जो है ना उभरती हुई पार्टी है और हरियाणा में कांग्रेस का ही राज आने वाला है, यही दिखाता है। अच्छा ग्रोवर साहब, कहीं हुड्डा साहब ने या उदय भान जी ने थापी वगैरह मार रखी है, टिकट को लेकर आश्वस्त है या कहीं से पक्का आश्वासन मिला हुआ है? ऐसा है जी, थापी जो है किसी एक को मार देंगे तो बाकी भाग जाएंगे, ठीक है। थापी किसी को नहीं मारते। यहाँ पर जो है जैसा हुड्डा साहब ने भी कहा है और ऊपर से भी दीपक बाबरिया सर ने भी कहा है कि भाई पहले तो सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर जिसको जो भी लिस्ट बनेगी प्योरली मेरिट बेस पर जो है सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का। और मैं आपको बताता हूँ, हम जितने भी 78 दावेदार हैं, आला कमान जो सेंट्रल लीडरशिप है वो किसी को भी टिकट दे, किसी को भी एक को टिकट दे देगी तो हम सभी उसी के साथ हैं तन मन और धन से। यही जो है कांग्रेस की एक बहुत बड़ी अच्छी नीति है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है टिकट बंटवारे में, यहाँ कोई भाईचारा नहीं चलता और यहाँ पर जो है बिल्कुल मेरिट चलती है और कैंडिडेट की छवि और कैरेक्टर और सारी चीज़ें देख के कई मापदंड हैं, उनके आधार पर जो है टिकट का बंटवारा होता है। अच्छा ग्रोवर साहब, आप गांव में जाते हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं, मुंडाड़ में भी बीते दिनों थे आप, तो लोग आपसे मिलते हैं तो कौन से मुद्दे उठाते हैं, लोग क्या शिकायतें करते हैं, कौन सी समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, दो तरह के मुद्दे हैं। एक तो है पूरे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा, पूरे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा, और एक दूसरा जो है, मैं 55 के 55 गाँवों में गया हूँ, उनमें जो है हर गांव की अलग विशेषता है, हर गांव का अलग मुद्दा है। जो
सर्वोपरि मुद्दा है, सर्वोपरि वो है जल संकट। जल संकट इतना भयानक है कि त्राही त्राही मच रही है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और उधर जो है खेतों में पानी नहीं आ रहा। सुंदर बराज का जो मामला है, सुंदर बराज तो एक वैसे ही कहने को सुंदर बराज से कभी कभी पानी आता है तो खेतों के अंतिम छोर तक, टेल तक नहीं पहुंच पाता। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी तो सभी की समस्याएं हैं। बेरोजगारी यहाँ पर है, ठीक है, महंगाई तो सभी के लिए बराबर है। और इस बीजेपी के राज में जो यहाँ का जो विधायक है वो जो है नगण्य है, कभी आया नहीं गया, कभी किसी गांव में कोई भ्रमण नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं डबल सरकार इंजन। मैं कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में 3 इंजन होते हैं, एक सेंट्रल लीडरशिप का, दूसरा स्टेट लीडरशिप का और तीसरा जो है विधानसभा लीडरशिप का। यहाँ का जो तीसरा इंजन है विधानसभा क्षेत्र बवानीखेड़ा का, तीसरा इंजन दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ पे ठप पड़ा हुआ है और कहाँ पर वो इंजन है कहाँ। यही सबसे बड़ी व्यवस्था है जो है ख़राब कर रखी है यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने, उनकी जो है अनदेखी ने विधानसभा क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है। अच्छा, बिशंबर वाल्मीकि की आप बात कर रहे हैं, राज्य मंत्री हैं आजकल, और कोई भी उनके स्टेटमेंट उठा के देखो, कोई उनका इंटरव्यू उठा के देखो, तो आमतौर पर ये कहते हुए सुनेंगे वो कि हमने करोड़ों रुपए की परियोजनाएं लागू की, हमने करोड़ों रुपया खर्च किया बवानीखेड़ा पे। तो आपको नज़र नहीं आ रहा वो पैसा? वो सिर्फ एक स्टेज पर देते हैं, एसी रूम में बैठ के देते हैं। बाहर आके तो देखो, गाँव इंतज़ार कर, हर गाँव बिशंबर वाल्मीकि का इंतज़ार कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बिल्कुल चेतावनी देता हूँ बीजेपी लीडरशिप को कि आने वाले इलेक्शन में, इस विधानसभा इलेक्शन में बिशंबर वाल्मीकि किसी गांव में तो जाके देखे, गांव वाले घुसने नहीं देंगे। इतनी ज़बरदस्त जो है इसका खिलाफत हो रही है, कभी किसी का ध्यान ही नहीं है। क्या स्टेटमेंट है वो? अगर पैसा लगाया है विधानसभा क्षेत्र में तो कहाँ है वो पैसा? दिखाई दे रहा है कहीं? कहाँ है? और अगर पैसा लगाया है तो किसी गांव में आके किसी परियोजना का शिलान्यास तो करे। कहाँ है पैसा? कहाँ? पानी पीने को पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, भूखमरी यहाँ चल रही है। मैं कहता हूँ कि बवानीखेड़ा क्षेत्र का हाल वो हाल है कि जैसे मैंने 1947 में जन्म तो नहीं लिया था, लेकिन उस वक्त की जो वीडियो देखते हैं और जो उस वक्त के जो अपने बुजुर्गों से हालचाल पूछते हैं कि बवानीखेड़ा क्षेत्र की तुलना में उस वक्त के समय से कर सकता हूँ कि भाई उस वक्त जो हाल था वैसा हाल बवानीखेड़ा क्षेत्र का है। और बवानीखेड़ा क्षेत्र को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो यहाँ का पुनर्निर्माण कर सके। यहाँ के पुनर्निर्माण, जैसे पता नहीं 50 साल पीछे चली गई बवानीखेड़ा दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से। हर विधानसभा क्षेत्र का जो एमएलए चुना हुआ सदस्य होता है, एमएलए, वो ध्यान रखता है, लेकिन बवानीखेड़ा तो एक अपने आप में ही अजूबा विधानसभा क्षेत्र है। कोई मतलब राजनीतिक शून्यता है यहाँ पर। अच्छा, बात करें बिशंबर वाल्मीकि से थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपकी पार्टी के भी विधायक रहे, लगातार सीपीएस भी रहे, तो उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? बवानीखेड़ा में तो समस्याएं यूं की यूं हैं, हालांकि दावे तो आपकी ओर से भी हैं, उनकी ओर से भी हैं, बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन समस्याएं जो कि तो हैं। जो उपमंडल बनाने का जो दर्जा है वो नहीं दिला पाए, आप भी नहीं दिला पाए, बीजेपी भी नहीं दिला पाई। हालाँकि अब आप दावे करते हैं कि हम दर्जा दिलवाएंगे सब डिवीज़न का, तो कमी कहाँ रही? देखिए, 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो एक विकसित जो है विचार रखती थी। 2014 से पहले बवानीखेड़ा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ और आज जो दुर्गति देख रहे हैं 2014 के बाद, जो पहले भी कांग्रेस के 2014 से पहले जितने भी कांग्रेस के विधायक बने उन्होंने बवानीखेड़ा क्षेत्र का बहुत ध्यान रखा और बवानीखेड़ा क्षेत्र में जितना भी योगदान कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन 2014 के बाद ये जो अनदेखी है, जो भाजपा की अनदेखी है इस विधानसभा क्षेत्र की, वो जो है ना ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। गति दुर्गति दुर्गति दुर्गति, इतनी हालात ऐसे हो गए कि यहाँ त्राही त्राही हो रही है। ये अनदेखी जो है ना अब इसको भाजपा सरकार को महंगी पड़ेगी और बवानीखेड़ा क्षेत्र में एक नई आवाज़ आ रही है कि अब जो है यहाँ जो कांग्रेस का विधायक चुना जाए। अच्छा, बात करें, अगर आप विधायक बनते हैं, जनता आपको ये आशीर्वाद देती है, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपके पिटारे में क्या है? आप क्या नया करने वाले हैं बवानीखेड़ा के लिए? ऐसा है जी, जनता का आशीर्वाद रहा और आला कमान का मेरे सिर पर हाथ रहा, तो मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि
पढ़े लिखे तो सारे हैं, पढ़े लिखा राजनीति में कोई महत्व नहीं रखता जी। लेकिन एक साफ छवि है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ और मैं एक मिशन को लेके चला हूँ, मिशन है पिताजी का जी। पिताजी, मेरे पिताजी लक्ष्मण सिंह एडवोकेट, श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट जी। सिवानी से 1954-55 में वो जो सेंट्रल लीडरशिप थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, चौधरी रणवीर हुड्डा जी और जितने भी शक्तिशाली लीडरशिप थी उस वक्त, जिन्होंने देश को अपनी कुर्बानी, अपनी जो है त्याग करके देश को आज़ाद कराया। पिताजी उस वक्त दिल्ली में थे, UDC थे, अपने से इनकम टैक्स में, उनसे मिलते थे और उनकी जो प्रबल भावना थी, उनका जो एक देश के प्रति जो कटिबद्ध जो है अपना विचार था, उन विचारों से पिताजी प्रभावित हुए थे और वो अपनी नौकरी का त्याग पत्र देके 1967 में नारनौल विधानसभा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हम तो छोटे छोटे थे। उसके बाद जो है पिताजी ने वकालत की झांसी में, हिसार में और सिवानी में जो है, और फिर भिवानी में भी आते जाते रहे और फिर क्या है कि यहाँ भवानी खेड़ा क्षेत्र में भी जो है अपना दलितों के प्रति उनका जो भाव था। चौधरी चांदराम जी ने 1973 में एक बीड़ा उठाया था कि जो सरप्लस लैंड है, कस्टोडियन की सरप्लस लैंड है, वो दलितों को दी जाए। तो उसके चौधरी चांदराम जी के साथ वो अग्रणी रहे और उन्होंने सिवानी में और शिवानी के आसपास गांव में दलितों के लिए जो है कस्टोडियन लैंड का बंटवारा की जो है ज़मीनें दिलवाई और उस वक्त जो जातिवाद चरम सीमा पर था, सभी के साथ जो है ना टक्कर लेते हुए जो दलितों को ज़मीन दिलवाई और कब्ज़ा दिलवाया। ये पिताजी की जो है इतिहास रहा है और उसको हम तो सुनते थे, छोटे छोटे थे। मैं पिताजी की भावनाओं से बहुत प्रभावित हूँ और उन्हीं की भावनाओं को लेते हुए मैं इस जनसेवा के लिए आया हूँ। मार्च 2021 में मैं रिटायर हो गया और मेरे पास भगवान की दया से मैं बिल्कुल बैकअप ठीक है और मेरी वाइफ भी अच्छी नौकरी में है और सारा सब कुछ परिवार ठीक है, खुशहाल है। मैं अब यही भावना लेकर आया हूँ कि भाई इस भवानी खेड़ा क्षेत्र का जितना विकास हो सके, अपना तमाम जीवन भवानी खेड़ा क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक जीवन के लिए अपने त्याग, अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपने विजन के अनुसार भवानी खेड़ा क्षेत्र का विकास करूँ, यही सोच कर मैं आया हूं। और बाकी तो आला कमान का काम है, जिस किसी को भी टिकट देगी, अगर किसी दूसरे को टिकट देती है तो हम सभी जो कांग्रेसी नेता है उनका साथ देंगे तन मन धन से। अच्छा, आपकी पार्टी के एक कद्दावर नेता रही किरण चौधरी, आजकल राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी चल रही है उनको। तो उन्होंने ये दावा किया था कि जो भवानी खेड़ा की और मतलब अमूमन भिवानी ज़िले की जितनी भी सीटें हैं, हिसार की भी कुछ सीटें हैं, उन पे उनका दावा था कि मैं वो बीजेपी की झोली में डालूंगी। तो कितना इफेक्ट मानते हैं आप उनका रहेगा किरण चौधरी का बीजेपी में आने से? मैडम किरण चौधरी जो है एक कद्दावर नेता रही है कांग्रेस में जी, और उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। हर लीडर का सम्मान करना चाहिए, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या अन्य किसी दल में हो। इन्होंने जो कदम उठाया है ना, अपनी सोच के हिसाब से उठाया है। गोलागढ़ के जो निवासी हैं और तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी हैं, वहीं से यही प्रतिक्रिया आई है कि इनका अपना डिसीजन है, इन्होंने किसी से कोई सलाह मशवरा किया नहीं। और यही नतीजा है कि ना तो गोलागढ़ जो इनका गांव है, चौधरी सुरंजन सिंह चौधरी बंसीलाल जी का, वहाँ के निवासी इनके साथ नहीं हैं, तो शाम के निवासी इनके साथ नहीं हैं। और जो कांग्रेसी विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा क्षेत्र के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के जो है अपने कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाले हैं, वो भी इनके साथ नहीं है। ये इनको पता है कि ये बीजेपी में क्यों गई है। मैं यहाँ आपके इंटरव्यू में नहीं कह सकता। इनको पता है कि बीजेपी में एक कांग्रेस इतना बड़ा, कांग्रेस में लीडरशिप छोड़ के और बीजेपी में गई है, इसका कारण सभी को पता है। लेकिन इनको ज़्यादा पता है, ये
सिर्फ ही सिर्फ एक सत्ता लोलुप है। सत्ता चाहती है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इनकी सोच और इनका जो एक तरह से कांग्रेस के प्रति जो कटाव हुआ है, वो उसी की वजह से इन्होंने एक बीजेपी का सहारा लिया। और ये बीजेपी ने पता नहीं क्या आश्वासन दिया है कि किसको टिकट देगी, क्या देगी, लेकिन इनको राज्यसभा से जो अभी नामांकन हुआ है इनका, ये मेरे ख्याल वही एक हिडन एजेंडा है इनका। जहाँ तक इनका जो है मैडम किरण चौधरी, ये बीजेपी में चली गई बस। अब क्या है, अब इनका जिक्र क्यों करते हैं आप, ठीक है ना। जी अच्छा, भवानीखेड़ा के जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास संदेश आपके दिल में हो, कुछ खास बात आप कहना चाहते हैं उनको? देखिए, भवानीखेड़ा क्षेत्र के सभी बुज़ुर्गों, बहनों, माताओं, भाइयों, नौजवान शक्ति और बच्चों, मैं भवानीखेड़ा क्षेत्र में आया हूँ, अपने जज्बात लेके आया हूँ। मैं इस भावना से आया हूँ कि जो मेरे में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मैं भवानीखेड़ा क्षेत्र के लिए लगाऊं। भवानीखेड़ा क्षेत्र के लिए मेरे मन में एक विज़न है कि भवानीखेड़ा का क्षेत्र, भवानीखेड़ा के 55 गांव किस दिशा में जाने चाहिए, और यहाँ के जो बेरोज़गार युवक है उनको रोज़गार मिले, पानी मिले, पीने का पानी मिले। यहाँ पर उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, उद्योग होना चाहिए ताकि रोज़गार मिल सके। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, यहाँ का जो तहसील कार्यालय है, यहाँ सब डिवीज़न नहीं है, सब डिवीज़न होना चाहिए। सारी समस्याएं सब डिवीज़न में ही निपटा दी जाए। और जो आम स्तर है, लोगों का जीने का स्तर है, वो मैं ऊंचा उठाने की कोशिश करूँगा। यही अगर मुझे आला कमान इसके लिए आदेश देती है, और भवानीखेड़ा क्षेत्र मुझे चाहती है, मुझे प्यार करती है और मेरा सम्मान करती है। मैं भवानीखेड़ा क्षेत्र का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक टीस उठती है कि भाई क्या है, मैं और दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में भी जाता हूँ, वहाँ पर इतने लोग इतने आराम से रह रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजों में भेज रहे हैं, उनका जो है सामर्थ्य है। यहाँ की जनता में, यहाँ के निवासियों का सामर्थ्य ही खत्म हो गया है। तो यही सोचकर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट, भवानीखेड़ा की ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब समूचा विकास मैं चाहता हूँ। यही सोचकर मैं और अपने आप को जीवन भर पर भवानीखेड़ा क्षेत्र की सेवा में लगाता रहूँगा। यही मेरा जो है भवानीखेड़ा क्षेत्र की जो है निवासियों को कहना है। ग्रोवर साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो कुलदीप ग्रोवर एडवोकेट को आपने सुना, और रिटायर्ड ईटीओ हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इनकी भावनाएं हैं वो कैसी लगी, इनके मुद्दे कैसे लगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और प्रथम गूंज चैनल आपसे एक अपील ज़रूर करता है कि चुनाव के दिनों में जो भाईचारा है उसको सर्वोपरि रखा जाए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारे में अगर दरार पड़ जाती है तो उसको भेद पाना, उसको पाठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाईचारा सर्वोपरि होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।